नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर सिंह और हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, जिसमें हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल काल चल रहा है। तो आज हम मुगल काल में बाबर को पढ़ चुके हैं, हुमायूं को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे शेर शाह सूरी, जो मुगलों को एक बार खदेड़ कर फिर से जो दिल्ली की सत्ता है उस पर दूसरी बार अफगानों को विराजमान कर देता है। शेर शाह एक साहसी शूरवीर था, बड़ा ही जुझारू व्यक्ति था, जिसने फिर से मुगलों के जमे हुए पांव है जो दिल्ली से उखाड़ दिए थे। तो शेर शाह का जो शासनकाल है वो रहता है 1540 ईस्वी से 45 ईस्वी तक। उसका परिचय हम देखेंगे, जन्म कहाँ पर होता है, किसका पुत्र था, तो उसकी जानकारी हम लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे शेर शाह सूरी 1540 से 45 तक इसका जो शासनकाल है। शेर शाह सूरी का जो जन्म है हम देखेंगे। इसके जन्म की बात करें, इसका जन्म होता है 1472 बैजवाड़ा होशियारपुर में। कहाँ होता है? बैजवाड़ा होशियारपुर में इसका जन्म होता है। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो शेर शाह के पिता का नाम हसन खां। क्या था? हसन खां इनके पिता का नाम था, जो जौनपुर का छोटा सा एक जागीरदार था। जौनपुर का एक छोटा जागीरदार था। जौनपुर का जागीरदार रहता है जो हसन खां है। और इसके बचपन का नाम शेर शाह, जो शेर खान है बाद में शेर शाह की उपाधि धारण करता है, इसके बचपन का नाम फरीद था। बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का जो नाम है वह फरीद रहता है। लेकिन फरीद से इसका नाम जो शेर खान है किस प्रकार हुआ वो हम देखेंगे कि दक्षिण बिहार का सूबेदार था। दक्षिण बिहार का सूबेदार था बहार खान लोहानी। दक्षिण बिहार का बहार खान लोहानी, जिसने शेर शाह को शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी। बहार खान लोहानी के द्वारा, जो बहार खान लोहानी है, इसके द्वारा शेर खान को शेर मारने के उपलक्ष्य में किसकी उपाधि दी थी? शेर खान की। इसका जो बचपन का समय है बड़ा कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ था, बड़े बुरे दिन देखे थे शेर खान ने। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो उसका जन्म है। सबसे पहले तो जन्म की बात करें, कब होता है? 1472 में बैजवाड़ा होशियारपुर में। लेकिन कानूनगो एक इतिहासकार है, कानूनगो के अनुसार इसका जन्म है जो 1486 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1486 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम हसन खां था, जो क्या था? एक अफगान था। हसन खान एक अफगान था। जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार भी था। यहीं पर इसकी शिक्षा दीक्षा होती है। और इसके बचपन का नाम है जो शेर खान के बचपन का नाम है जो फरीद था। लेकिन दक्षिण बिहार का सूबेदार था एक बहार खान लोहानी, जिसके द्वारा शेर खान को शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी गई थी, यानी इसका नाम शेर खान रख दिया गया था। अगर शेर खान की बात करें तो शेर खान के द्वारा हम देखेंगे 1528 ईस्वी में एक युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। पहले भी हम पढ़ चुके हैं किसके मध्य हुआ था? बाबर व मेदिनी राय के मध्य हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस युद्ध पढ़ने का कारण यह रहेगा कि हम शेर शाह को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो शेर शाह इस समय बाबर की तरफ से युद्ध में भाग लेने गया था। हम यहाँ पर देखेंगे शेर शाह है जो
शेर खान कहेंगे या शेर शाह के द्वारा चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से भाग लिया गया था। मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ा था शेर खान ने। और यहाँ पर शेर खान कहता है अगर भाग्य ने उसका साथ दिया, अगर भाग्य ने उसका साथ दिया तो वह सरलता से मुगलों को एक दिन दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। किसे? मुगलों को आसानी से दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा, उखाड़ फेंकेगा। तो उसके बाद एक युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, 1528 में हुआ, 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। हम देखेंगे जो घाघरा का युद्ध है महमूद लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। यहाँ पर हम देखें घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में, जो बाबर का अंतिम युद्ध था, घाघरा का युद्ध। इसमें हम देखेंगे महमूद लोदी यानी कि अफगान नेता, इसकी तरफ से शेर खान ने युद्ध में भाग लिया था। शेर खान ने युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध भी महमूद लोदी के द्वारा बाबर के साथ लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय होती है, महमूद लोदी की पराजय होती है। यहाँ पर जो शेर खान है इसने जानबूझकर पूरी तरह युद्ध को हम कहेंगे कि एक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, जानबूझकर इस युद्ध में दिलवुल रवैया रहता है शेर खान का, क्योंकि वह इनको कहीं भी आगे नहीं देखना चाहता। इसके बाद हम देखेंगे कि शेर खान के द्वारा जो बहार खान है, दक्षिण बिहार का सूबेदार है, बहार खान लोहानी है, लोहानी की विधवा रानी दूदू बेगम थी। क्या नाम था उसका? दूदू बेगम के साथ विवाह कर लेता है कौन? शेर खान विवाह कर लेता है। लोहानी है जो इस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उसकी रानी विधवा होती है और दूदू बेगम से शेर खान जो है विवाह कर लेता है तथा बिहार का सूबेदार बन जाता है और अपनी स्थिति को मजबूत करने लगता है। और 1529 ईस्वी में हम देखते हैं क्या करता है जो शेर खान है। कब? 1529 में बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था नुसरत शाह, जिसे परास्त कर देता है कौन? शेर खान के द्वारा नुसरत शाह को परास्त कर दिया जाता है और बंगाल की सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। बंगाल पर अधिकार हो जाता है किसका? शेर खान का। इस प्रकार से हम देखेंगे जो शेर खान है वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, मुगलों का जो एक प्रकार से कांटा बनता जा रहा है रास्ते का। फिर उसके बाद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था हुमायूं का जो टॉपिक है उसमें हमने देखा था 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 ईस्वी इस युद्ध में हम देखेंगे शेर खान विजयी होता है। हुमायूं की हमने देखा यहाँ पर क्या होती है? पराजय होती है। हुमायूं पराजित हो जाता है इस युद्ध में। तो चौसा के युद्ध में शेर खान के द्वारा शेर शाह की उपाधि धारण की जाती है। उसके बाद एक युद्ध होता है, पहले भी हमने देखा है, बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज के बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। 1540 में दिल्ली की सत्ता से मुगलों के राज को उखाड़ फेंकता है शेर खान। अब दिल्ली का जो सिंहासन है किसके हाथ में आ जाता है? शेर खान के हाथ में आ जाता है और दिल्ली का अगला शासक बनता है 1540 ईस्वी में शेर शाह। तथा हम देखेंगे यहाँ पर नोट लगाकर, दिल्ली के सिंहासन पर द्वितीय
अफगान राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? शेर खान ही रहता है। दिल्ली की सत्ता पर या दिल्ली के सिंहासन को हस्तगत करने वाला शेर खान या द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करने वाला शेर खान रहता है। तो फिर से हम इसको देख लेंगे थोड़ा। हम देखेंगे चंदेरी का युद्ध होता है। पहले हमने देखा शेर खान के द्वारा 2 युद्ध लड़े जाते हैं। एक तो चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें बाबर की तरफ से जो शेर खान है मुगलों का साथ देता है, तथा इस युद्ध में बाबर है जो मेदिनी राय से विजय हो जाता है। लेकिन जो शेर खान है वह इस युद्ध में कहता है कि अगर भाग्य ने मेरा कभी साथ दिया तो वह सरलता से मुगलों को दिल्ली की सत्ता से खदेड़ देगा। उसके बाद होता है एक युद्ध और घाघरा का युद्ध है जो 1529 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में महमूद लोदी और बाबर दोनों लड़ते हैं जिसमें महमूद लोदी की पराजय होती है। लेकिन जो शेर खान है, शेर खान महमूद लोदी की तरफ से इस युद्ध में लड़ा था। अगर बात की जाए शेर खान मुगलों की तरफ से किस युद्ध में लड़ा तो कौन सा युद्ध था? चंदेरी का। अगर अफगानों की बात करें तो घाघरा के युद्ध में शेर शाह अफगानों की तरफ से लड़ता है। उसके बाद देखेंगे हम जो बिहार का सूबेदार है बहार खान लोहानी, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी पत्नी है दूदू बेगम, जिससे शेर खान विवाह कर लेता है और अपनी स्थिति को बिहार में सुदृढ़ कर लेता है और वहाँ का शासक बन जाता है। और वह बंगाल पर भी आक्रमण करता है। जैसा हम यहाँ पर देखेंगे बंगाल का क्षेत्र इस प्रकार से हम देखेंगे, यह भारत की स्थिति है। यहाँ पर दिल्ली है, आगरा है, यहाँ बंगाल का क्षेत्र है। यह बड़ी दूर रह जाता है, लगभग स्वतंत्र ही रहता है बंगाल है जो। तो यहाँ का शासक था नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। इस पर अटैक करता है और 1529 ईस्वी में शेर खान के द्वारा क्या किया जाता है? नुसरत शाह को विजित कर लिया जाता है। अगर पूछा जाए कि बाबर के समय बंगाल का शासक कौन था, बाबर का समकालीन बंगाल का शासक कौन था, तो नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था बाबर का समकालीन था। और उधर हम देखेंगे बहादुर शाह रहता है गुजरात में। तो आगे हम देखेंगे बंगाल की विजय होती है और चौसा के युद्ध में शेर शाह की उपाधि धारण करता है हुमायूं को परास्त कर। बिलग्राम के युद्ध में 1540 में दिल्ली का जो सिंहासन है वो हस्तगत कर लेता है हुमायूं तथा और दिल्ली के सिंहासन पर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करने वाला शेर खान ही रहता है। इसके बाद हम देखेंगे उसका जो शासन संचालन है, जो उसके अभियान है, उनकी जानकारी लेंगे। भारत का नक्शा यहाँ पर हम बना लेंगे, भारत का मैप यहाँ पर बनाएंगे। भारत की स्थिति कैसी थी तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से भारत है। यह जो क्षेत्र है मध्य एशिया का रहता है। पर यहाँ पर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो भारत का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर हम देखेंगे पंजाब का क्षेत्र रहता है। पंजाब का यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है। इधर बंगाल है, यहाँ हम देखेंगे मालवा का क्षेत्र है। और यह जो क्षेत्र है गुजरात का क्षेत्र है। तो हम देखेंगे सबसे पहले यह जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा की बात करें तो इधर देखेंगे उत्तरी दिशा है और इधर कौन सी है? पश्चिमी दिशा है। जो भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे वो सदैव किस दिशा से होते थे? उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही होते रहे। और यहाँ पर दिल्ली का जो सत्ता है भारत पर, हम देखेंगे सत्ता जो मुख्य साम्राज्य होता था, यहाँ का जो सत्ताधारी होता था वो दिल्ली पर ही अधिकार करता था और यह दिल्ली का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले अपने जो अभियान है शेर खान के, तो शेर खान अपना प्रथम अभियान है वो गखरों के विरुद्ध करता है। किसके विरुद्ध करता है? गखरों के विरुद्ध। उत्तरी पश्चिमी सीमा में हम देखेंगे 1541 ईस्वी में जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा है, इस सीमा पर जो अपना प्रथम अभियान करता है। इसका कारण क्या था? जो गखर थे विरुद्ध किसके करता है?
विरुद्ध करता है गख्खरों की। जो गख्खर जाति थी इनके विरुद्ध यह अभियान होता है, क्योंकि ये जो गख्खर हैं यह मुगलों के वफादार होते थे, और इसी वफादारी के कारण जो गख्खर हैं किसके वफादार थे? मुगलों के वफादार थे। यही कारण था कि दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए शेर शाह इनके विरुद्ध अभियान करता है और इन्हें 1541 ईस्वी में परास्त करता है। लेकिन गख्खरों को पूरी तरह यह समाप्त नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? समाप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है, इधर उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है, इस सीमा में क्या करता है शेर शाह? झेलम नदी के तट पर एक दुर्ग बनाता है। किस नदी पर? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर एक दुर्ग का निर्माण करता है, और वह दुर्ग कौन सा था? रोहतासगढ़ दुर्ग का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेर शाह के द्वारा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो था शेर शाह। और किया कहाँ गया? भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर झेलम नदी के तट पर। और इस दुर्ग में वह हैबत खां को नियुक्त करता है। हैबत खां के साथ इसका और एक और अधिकारी रहता है जिसका नाम था खवास खां। इसका नाम क्या था? खवास खां को भी यहाँ पर नियुक्त करता है इस दुर्ग में। तो इस प्रकार से हमने देखा जो पहला अभियान है उसका 1541 में रहता है, गख्खरों के विरुद्ध रहता है। उसके बाद यह जो मालवा का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मालवा का क्षेत्र है, दक्षिण का रास्ता था। और उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण पर भी शेर शाह आक्रमण करता है। दूसरा अटैक होता है जो शेर खान के द्वारा मालवा पर आक्रमण किया जाता है। मालवा पर आक्रमण कब होता है? 1542 ईस्वी में, और मालवा को शेर खान विजयी कर लेता है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला आक्रमण है शेर शाह का, वो कब होता है? 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में रायसीन का शासक है एक, पूरनमल पर आक्रमण करता है, जिसमें क्या होता है? यह एक राजपूत शासक है। शेर शाह के द्वारा पूरनमल को विजित कर लिया जाता है। हम देखेंगे पूरनमल की यहाँ पर पराजय होती है और शेर खान की यहाँ पर, या शेर शाह सूरी की यहाँ पर क्या होती है? विजय होती है। लेकिन यह विजय शेर शाह सूरी के चरित्र पर एक कलंक रहती है। रायसीन की जो विजय है शेर शाह के चरित्र पर क्या रहती है? कलंक रहती है, कलंक माना जाता है, क्योंकि उसने इस राजपूत राज्य को जीतने के बाद यहाँ पर आदेश दिया मारकाट का। यहाँ पर आदेश देता है मारकाट का, और जिसमें बच्चे व महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि कुतुब खान जो है इस घटना से इतना आहत होता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। कुतुब खान है जो इस घटना से इतना आहत होता है कि वह आत्महत्या कर लेता है। यहाँ तक एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, फिर से देख लेंगे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लें एक युद्ध और बचा हुआ है, अंतिम युद्ध जो होता है, दो युद्ध और बचे हुए 1543 में और 1544 में। महत्वपूर्ण युद्ध इसका होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जो हम पहले भी देख चुके हैं, हुमायूं के समय इसको बढ़ा। 1544 में क्या होता है कि जो मारवाड़ का शासक है मालदेव, उस पर आक्रमण कर देता है। हुमायूं को लेकर शंकित हो जाता है कौन? शेर खान और यह युद्ध होता है। एक तो शेर खान, या हम देखेंगे शेर शाह सूरी, और इसमें दूसरा कौन था?
दूसरा रहेगा मालदेव, और मालदेव के दो सेनापति जैता व कूपा, दोनों ही महान सेना नायक थे, सेना नायक रहते हैं। और इस युद्ध में लड़ते हुए जैता व कूपा जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी बहादुरी के साथ यह दोनों योद्धा लड़ते हैं। और शेरशाह सूरी इसी युद्ध के समय कहता है वह मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की शहादत खो बैठता। यहाँ पर हम देखेंगे जो शेरशाह सूरी है उसकी विजय होती है 1544 में। और मालदेव कहाँ का शासक है? मारवाड़ का। तो यहाँ पर मालदेव की क्या होती है? पराजय होती है। मालदेव यहाँ पर हार जाता है। अगला हम देखेंगे एक युद्ध और है, एक अभियान है यहाँ पर शेरशाह का 1545 ईस्वी, कालिंजर विजय या कालिंजर पर आक्रमण। 1545 ईस्वी में यह जो अभियान रहता है कालिंजर का, यहाँ का शासक था कीरत सिंह। और कीरत सिंह पर जो 1545 का अभियान था शेर खान का, यह अंतिम अभियान था। कीरत सिंह पर भी और शेरशाह का भी। हम यहाँ पर हम देखेंगे शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान रहता है कालिंजर का, जो अभियान है, जो आक्रमण है। और यहाँ का शासक कौन था हम देखेंगे। शासक कौन था कालिंजर का? तो यहाँ का शासक रहेगा कीरत सिंह। और इस आक्रमण के कारण की बात करें, इस आक्रमण का कारण क्या रहता है? कीरत सिंह की एक, यहाँ पर हम देखेंगे कारण में देखें तो कीरत सिंह की एक दासी थी, दासी नाचने गाने वाली, और जिस पर मोहित हो जाता है शेर खान। हम देखेंगे शेरशाह इस दासी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो कालिंजर का शासक है कीरत सिंह, कौन है? कीरत सिंह मना कर देता है यह दासी देने से। कीरत सिंह बोलता है जान दे दूंगा लेकिन इस दासी को नहीं दूंगा। और उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल था। कोई शासक अपनी कोई ऐसी कोई छोटी मोटी वस्तु हो तो दे दे, लेकिन उसकी प्रिय दासी जो नाचने गाने वाली उसका मनोरंजन करती है उसको नहीं देगा। तो इसी बात को लेकर, और एक दूसरी बात और थी यहाँ पर, शेरशाह का एक विद्रोही था वीरभान, जिसको कीरत सिंह ने क्या कर रखा था? शरण दे रखी थी। यही दो कारण थे कि शेरशाह के द्वारा कालिंजर पर 1545 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है। तो इसमें होता क्या है? कीरत सिंह पराजित हो जाता है, लेकिन इसी अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। होता क्या है? शेरशाह उक्का नामक एक आग्नेय शास्त्र को चलाते समय मारा जाता है। और इससे निकला हुआ जो आग का गोला है वो एक बारूद के ढेर पर, हम देखेंगे बारूद के ढेर पर आग गिरता है, जिसमें धमाका हो जाता है और शेरशाह उसमें मारा जाता है। इस प्रकार से शेरशाह का अंत हो जाता है। फिर से हम इसको देख लेंगे थोड़ा। हम यहाँ पर देखेंगे शेर खान के अभियान। पहला अभियान जो है शेर खान का 1541 ईस्वी में होता है। पहला अभियान कब होता है? 1541 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठता है हुमायूं को उखाड़कर। और यह अभियान होता कहाँ है? भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। कहाँ होता है? भारत की इस सीमा पर, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है भारत की, इस तरफ होता है। और किसके विरुद्ध होता है? उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कौन सी जाति थी?
गक्खर जाती थी। और होता क्यों है? क्योंकि यह मुगलों के वफादार थे तथा इन पर आक्रमण करता है, लेकिन पूरी तरह इन्हें समाप्त नहीं कर पाता, इन्हें नहीं कुचल पाता। लेकिन उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रहरी के रूप में उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए शेर खान क्या करता है? यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करता है। किस दुर्ग का निर्माण करता है? रोहतासगढ़ का दुर्ग उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, और जिस पर 2 साहसी योद्धा अधिकारी नियुक्त करता है। एक तो हैबत खान और दूसरा खवास खान। यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद है अगला जो आक्रमण है मालवा के विरुद्ध होता है। मालवा का क्षेत्र यहाँ पर है, दक्षिण का जो द्वार कहलाता है इधर दक्षिण में। और मालवा पर 1542 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लेता है। कब कर लेता है? 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण विजय कर लेता है। 1543 ईस्वी में रायसीन पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1543 ईस्वी में किसे विजय करता है? और रायसीन को। और रायसीन का राजपूत शासक था पूरनमल। पूरनमल यहाँ पर परास्त हो जाता है और विजय होती है शेरशाह सूरी की। और यह विजय कलंक मानी जाती है शेरशाह के चित्र पर, क्योंकि यहाँ पर आदेश देता है शेरशाह मार काट के और स्त्री बच्चों को भी मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया जाता है। लेकिन जो कुतुब खान है इस घटना से इतने आहत होते हैं कि वह आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1543 के बाद होता क्या है? 1544 ईस्वी में अगला अभियान होता है। किसके विरुद्ध होता है? मारवाड़ का शासक है एक मालदेव। शेरशाह सूरी आक्रमण करता है मालदेव पर। और युद्ध कौन सा होता है? गिरिशमेल का। 1544 गिरिशमेल का युद्ध। शेरशाह सूरी किस पर आक्रमण करता है? मालदेव पर, क्योंकि मालदेव निमंत्रण दे रहा था हुमायूं को, और हुमायूं दुश्मन था किसका? मुगल बादशाह शेरशाह सूरी मुगल बादशाह हुमायूं का शत्रु रहता है। वह सशंकित हो उठता है कहीं दिल्ली पर पुनः हुमायूं को विराजमान नहीं कर दे, मालदेव उसका साथ न दे, इसलिए वह नागौर को विजित कर लेता है शेरशाह। लेकिन उसके बाद वह मालदेव पर आक्रमण करता है। गिरिशमेल का युद्ध होता है जिसमें जैता व कूपा 2 सेनानायक रहते हैं मालदेव की। यह दोनों सेनानायक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मालदेव की यहाँ पर पराजय हो जाती है। और विजय कौन होता है? शेरशाह सूरी। इसके बाद हम देखेंगे 1545 ईस्वी का सन आता है। 1545 ईस्वी आक्रमण कलिंजर पर। यहाँ का शासक कौन रहेगा? यहाँ का शासक रहेगा कीरत सिंह। कौन सा? कीरत सिंह। और यह शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान रहेगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था? 1545 ईस्वी कलिंजर का अभियान था। और इस युद्ध के कारण क्या थे? कारण हम देखेंगे कीरत सिंह की एक दासी थी, नाचने गाने वाली थी, जिसे शेरशाह सूरी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कीरत सिंह है जो कलिंजर का शासक देने से साफ साफ मना करता है कि मैं यह दासी नहीं दे सकता और ना ही दूंगा। और दूसरा कारण रहता है शेरशाह सूरी है जो इनका विद्रोही वीरभान बघेला, जिसे वह मांग करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कीरत सिंह उसे भी देने से साफ साफ मना कर देता है। इसी को लेकर हम देखेंगे जो शेरशाह सूरी है वो आक्रमण कर देता है कलिंजर पर और कलिंजर को विजित करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है इसी अभियान के समय। मृत्यु होती कैसे है हम देखेंगे। एक उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चलाते समय होता क्या है? एक आग का गोला, क्या होता है? एक आग का गोला बारूद के ढेर पर गिरता है। एक बारूद का ढेर इस पर गिरता है और फट जाता है और नज़दीक ही यहाँ पर शेरशाह खड़ा होगा और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, चित्र उड़ जाते हैं। इसी के साथ शेरशाह का अंत भी हो जाता है। हम देखेंगे कि मारवाड़ को छोड़कर उसने सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। मारवाड़ को भी किया, लेकिन जो अन्य राज्य हैं उनसे वह टैक्स वसूल करता रहा
और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मारवाड़ को उसने विजित किया था। इसके बाद हम देखेंगे उसका थोड़ी उसके प्रशासन की जानकारी लेंगे। जो शेरशाह सूरी है उसके 4 विभाग रहते हैं प्रशासन के, मुख्य रूप से हम देखेंगे। एक तो रहेगा दीवान यारिज, दूसरा रहेगा दीवान रसालत, दीवान इंसा, दीवान विजारत। मुख्य रूप से 4 भाग थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसकी प्रशासनिक इकाइयाँ। केंद्रीय प्रशासन, जो शेरशाह सूरी है अफगान शासक, शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। अकबर का अग्रगामी, क्योंकि लगभग अकबर के द्वारा सुधार कर जो नीतियां शेरशाह के द्वारा अपनाई गई थी उन्हें ही लागू किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे जो शेरशाह का प्रशासन है वो क्या था, अत्यंत ही केंद्रीकृत था। और जो उसके मंत्री थे उसकी सलाह से ही शासन में उसका सहयोग करते थे। जो अंतिम रूप से निर्णय होता था वो शेरशाह सूरी का ही होता था। यहाँ पर हम देखेंगे जो 4 प्रकार के विभाग देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। यहाँ मंत्रियों में देखें तो मुख्य रूप से क्या थे, 4 विभाग थे। 4 विभाग कौन कौन से थे? पहला तो हम देखेंगे दीवान विजारत, यह वित्त विभाग था। क्या कहलाता था? वित्त विभाग का। उसके बाद देखेंगे हम दीवान आरिज, यह क्या था? सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग रहेगा? सैन्य विभाग रहेगा। उसके बाद तीसरा है दीवान रिसालत। दीवान रिसालत यह विदेश नीति से संबंधित था या विदेश नीति से संबंधित विभाग था। उसके बाद है दीवान इंसा। दीवान जो इंशा है यह शाही घोषणाओं से संबंधित था। शाही घोषणाओं से या शाही पत्राचार से संबंधित रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे भू राजस्व की। भू राजस्व शेरशाह सूरी के समय भू राजस्व, जो शेरशाह सूरी की राजस्व नीति थी वह रैयतवाड़ी पर आधारित थी। किस पर? रैयतवाड़ी पर आधारित थी। सीधा किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था। भू राजस्व का 1/3 भाग वसूल किया जाता था। लेकिन हम देखेंगे जो मुल्तान का क्षेत्र है यहाँ से 1/4 भाग वसूल किया जाता था। हम देखेंगे शेरशाह के द्वारा भू राजस्व निर्धारण के लिए 3 प्रणालियों का प्रयोग किया गया। जो भू राजस्व है उसे प्राप्त करने के लिए या निर्धारण के लिए उसने 3 प्रणालियों को अपनाया, जिसमें हम देखेंगे बंटाई प्रणाली आ जाएगी, जाप्ती आ जाएगी और कनकूत आ जाएगी। कितनी प्रणालियां थी भू राजस्व की? 3 प्रणालियां थी, जिसमें हम देखेंगे बंटाई प्रणाली, दूसरी हम देखेंगे कानकूत और तीसरी थी जाप्ती प्रणाली। 3 प्रणालियां निर्धारित की जाती हैं शेरशाह के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे शेरशाह की न्याय व्यवस्था। जो शेरशाह है इसकी न्याय व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप से संचालित होती थी।
अब्बास खान शेरवानी कहते हैं कि शेर शाह सूरी के समय एक जीर्ण शीर्ण वृद्ध अवस्था में एक वृद्ध महिला सिर पर सोने व जवाहरात की टोकरी लेकर निकल पड़ती है, लेकिन किसी भी चोर की हिम्मत उसके पास खटकने की नहीं होती है। कौन से इतिहासकार कहते हैं? अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान। शेरशाह की जो न्याय व्यवस्था थी वह निष्पक्ष व कठोर थी। क्या थी? निष्पक्ष व कठोर थी। एक न्यायप्रिय शासक रहता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा हम देखेंगे जो लगान संबंधी मुकदमे हैं। कौन से? जो लगान संबंधी मुकदमे हैं उन्हें कौन देखता है? मुंसिफ। एक मुंसिफ नामक अधिकारी होता है। उसके बाद हम बात करें जो असैनिक मुकदमे हैं, असैनिक जो मुकदमे हैं उन्हें काजी द्वारा हल किया जाता था। काजी द्वारा हल किया जाता था। फिर हम देखेंगे जो गांवों के मुकदमे हैं। कौन से? गांवों के मुकदमे। गांवों के जो मुकदमे हैं उनको कौन देखता था? तो उन्हें ग्राम पंचायतों के द्वारा ही सलटाया जाता था। काफ़ी न्यायप्रिय शासक रहा शेरशाह सूरी। सड़कें व सरायों का निर्माण भी करवाया। सरायों का जो निर्माण है वो भी करवाया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया जो बंगाल से लेकर के अटक तक थी। उसके बाद देखेंगे आगरा से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक, उसके बाद लाहौर से लेकर के मुल्तान तक, और एक थी आगरा से लेकर के कहाँ तक रहेगी? बुरहानपुर तक। 4 मुख्य मार्ग बनाए जाते हैं शेरशाह के द्वारा। शेरशाह के द्वारा 4 मुख्य मार्गों का निर्माण किया जाता है जिसे हम कहते हैं जीटी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? प्रथम ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा। पहला तो हम देखेंगे बंगाल से लेकर के अटक तक। दूसरा था आगरा से लेकर के जोधपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ तक। कहाँ तक? चित्तौड़गढ़ तक। उसके बाद हम देखेंगे आगरा से लेकर के कहाँ तक जाएगी? बुरहानपुर। और चौथा था लाहौर से मुल्तान तक। सराय की बात करें तो शेरशाह सूरी के द्वारा 1700 सरायों का निर्माण किया गया जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है। कितने सरायों का निर्माण किया गया? 1700 सरायों का निर्माण किया जाता है। और दूसरी बात हम शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी, मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था शेरशाह के द्वारा चांदी का रुपया, क्या? चांदी का रुपया, और दूसरा तांबे का दाम, तांबे का जो दाम था प्रचलित करवाए जाते हैं। 2 सिक्के प्रचलित करवाए जाते हैं। कौन से? चांदी का रुपया और तांबे का दाम। चांदी का जो रुपया था वह शुद्ध रूप से हम देखें तो 170 ग्रेन का था। और एक इतिहासकार बताते हैं कि जो वर्तमान रुपया है वो किसकी देन है? वर्तमान रुपये के समान ही ये मुद्रा थी तो शेरशाह सूरी की थी। और शेरशाह सूरी के जो सिक्के होते थे उन पर अरबी के साथ देवनागरी लिपि जो है अंकित होती थी। और शेरशाह सूरी प्रथम ऐसा मुसलमान शासक था जिसके सिक्कों पर अरबी के साथ, शेरशाह सूरी की अरबी के साथ देवनागरी लिपि को देखा गया है। कौन सी? अरबी व देवनागरी लिपि रहती है। इसी के साथ ही हमारा जो शेरशाह सूरी है द्वितीय अफगान साम्राज्य है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी भटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जो मित्र हैं, विद्वान हैं, साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालने के लिए आभार।